दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल है आज के सेशन में। माध्यमिक शिक्षक दक्षता परीक्षा 2023 जिसका वक्त मुकर्रर हो चुका है। परीक्षा तिथि एग्ज़ाम डेट 30 जुलाई 2023 है। वक्त बहुत कम है, इसी में आपको सेकेंडरी टीचर का कंप्लीट तैयारी करना है। इसके लिए जो सबसे शॉर्ट रास्ता है कि आप हमारे नोट्स को हासिल करें, वो कम वक्त में बेहतर तैयारी आप कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से, और फॉर्म भर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम दरक्षा दोम यानी क्लास 10th की जो उर्दू की दरसी किताब है उसके कुछ चैप्टर को हम पढ़ेंगे। उसका तबसरा हम आपको समझाएंगे, खुलासा बतलाएंगे, क्योंकि आपके दरसी किताब ही आपके सिलेबस है। इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। ये जो वीडियो है ख़ास तौर से ख़ास है उर्दू टीचर के लिए जो सेकेंडरी टीचर के दक्षता एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं। हमारे पास सभी सब्जेक्ट टीचर के नोट्स अवेलेबल हैं। सेकेंडरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी टीचर और लाइब्रेरियन आप हासिल कर सकते हैं। हासिल करने के लिए कॉल व्हाट्सअप करें हमारे नंबर पर 7631314948। PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे। हमारी तैयारी सफिशिएंट है और हम मुकम्मल तैयारी कराते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है दरक्षा हिस्सा 2। ये जो उर्दू टेक्स्ट बुक है क्लास 10th के लिए, देख पा रहे होंगे आप, उर्दू की दरसी किताब 10वीं जमात के लिए। इसके हम कुछ चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं हम्द से। शबनम कमाली की लिखी हुई ये हम्द है। हर दरसी किताब की शुरुआत हम्द से ही होती है, खुदा के नाम से ही होती है। हम्द क्या होता है हम इसे जानेंगे, उसके बाद हम कुछ मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि इम्तिहान में मुसन्निफ़ से रिलेटेड, उसके हाथ ज़िंदगी से रिलेटेड भी सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद हम मुकम्मल हम्द को पढ़ेंगे, उसके तफसीर को समझेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि हम्द के लग़वी माने होते हैं खुदा की तारीफ़ करना, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाए। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिनफ है, जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिनफ में तबा आजमाई की है। उर्दू का शायर ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द ना कही हो। हर शायर ने हम्द कही है। ये भी एक ईमानी जज्बा होता है। जिस खुदा पर एतमाद करते हैं उस खुदा की तारीफ़ करते हैं। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द से के साथ ही की जाती है, क्योंकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ मुतबरक समझा जाता है। इसलिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत के उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुजाहरा किया है। हम्द के बारे में कुछ और हम जानते हैं कि खुदा खालिक कायनात है, वो कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। चुनांचा हम्द के अशार में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ खुदा की सिफ़ात बयान की जाती है, क्योंकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं, बल्कि वो बहरो बेकरां हैं। इसलिए शायर बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़ातों का बयान करे। नात में कुछ बंदिश होती है कि हम सिफ़ात को इस तरह बढ़ाकर ना करें कि यह खुदा के बराबर हो जाए, लेकिन हम्द में पूरी आज़ादी होती है खुदा की सिफ़ात को बयान करने की। बहुत सारे अशारों के कलेक्शन होते हैं जिसमें सिफ़ात बयान की जाती है। हम्द में खुदाए पाक की सिफ़ात बयान होती है, नात में नबी पाक की सिफ़ात बयान होती है, मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की सिफ़ात बयान की जाती है। क़सीदा में किसी भी शख्स के औसाफ बयान किए जाते हैं। ये सब जो है अलग अलग तरह के नज़्म हैं, शेरी मजमुआ हैं, जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आपको याद रखना है हम्द का ताल्लुक़ खुदाए पाक से, नात का ताल्लुक़ नबी पाक से, मनक़बत का ताल्लुक़ बुज़ुर्गान दीन से और क़सीदा का ताल्लुक़ किसी भी आम शख्स से है।
آپ کے درسی کتاب میں جو حمد ہے اس کے رائٹر ہے، مصنف ہے شبنم کمالی۔ یہ جو شبنم کمالی تھے یہ اپنے بہار کے ہی تھے۔ اس کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا۔ شبنم ان کا تخلص تھا۔ تخلص اسے کہتے ہیں جو شاعر اپنے شعر کے آخر میں استعمال کرتا ہے۔ تخلص ایک نام ہی ہوتا ہے جو شاعر کا ہی نام ہوتا ہے اور اسی نام سے شاعری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں۔ شبنم کمالی کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، صحبائے عقیدت مشہور ہے۔ یعنی یہ سب جو ہے ان کے شعری مجموعے کا نام ہے۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنے زندگی کا بیشتر حصہ بعض و تبلیغ اسلام اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھا شبنم کمالی کے بارے میں۔ ہم نے موٹا موٹی یہ جانا کہ وہ حمد، نعت، غزل، نظم لکھا کرتے تھے۔ 22 جولائی 1938 کو بہار کے سیتامڑھی میں ان کی پیدائش ہوئی اور کافی اچھے انسان تھے۔ یہ تبلیغ سے جڑے ہوئے تھے اور اسلام کے بہتر رہنما میں سے تھے۔ ان کی جو حمد ہے، حمد خدائے عز و جل، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ نبی پاک کی شان میں انہوں نے لکھا ہے کہ تیری ذات یکتا ہے، ایک ہے، اور تیری ذات بے مثال ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق۔ اللہ جو ہے رازق بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے۔ اللہ جو ہے سب کو حیات و موت دینے والا بھی ہے۔ ساری قدرت جو ہے اللہ ہی کے عکس اور بزم کائنات سے ہے۔ کون و مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اسی کے رحم و کرم سے سارا نظام چلتا ہے۔ یہ جو نظم زندگی ہے اللہ کے حکم سے آج بھی اللہ کے سوا کبھی کسی کو کوئی زندگی نہیں مل سکتی۔ زندگی دینے والی ذات خدا کی ہی ذات ہے۔ جتنے بھی عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، سب کو خدا کی ذات پر ناز ہے اور سب کے سب خدا کی قدرت سے، اس کے حال و قال سے واقف ہیں۔ اگر کوئی لاکھوں برس تک خدا کی حمد و ثنا کرے، تعریف کرے، پھر بھی وہ حق ادا نہ کر سکے گا۔ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے۔ دنیا کی ظلمت میں نور سحر یعنی انصاف کی صبح کی تلاش ہے۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ یعنی ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ ہمیں خدائے پاک کا لطف و کرم مل جائے، اس کی ایک نظر مل جائے، تاکہ ہم دنیا کے ظلمت سے چھٹکارا پا سکے، ہمیں جو ہے انصاف بھرا صبح حاصل ہو۔ یعنی ہمارے جو بھی مقصد ہے، نیک مقصد ہے، ہمیشہ تو اس میں مجھے کامیاب کر دے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ یعنی اللہ کے دربار میں ہمارا یہی سوال ہے کہ ہمارے جو بھی نیک مقصد ہیں، اے اللہ تو مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ اب آخر میں شبنم یہ تخلص کا استعمال ہوا ہے کہ بے نوا کو بھی دے دے عروج زندگی، یعنی جو اس لائق نہیں ہے تو اسے بھی زندگی میں ترقی دے دے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، یعنی غور و فکر کرنے کی قوت ہے اس میں، اور یہ تجھ سے امید جو دنیا کی غفلت میں برباد ہے۔ آپ سے جو سوالات پوچھے جائیں گے درسی کتاب سے ہی پوچھے جائیں گے، اور کچھ مختصر ترین سوالات بھی ہوں گے اور کچھ طویل سوالات بھی ہوں گے۔ اسے ہم سولو کرتے ہیں۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ یہ 1938 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ بہار کے سیتامڑھی میں، پوکھریرا گاؤں کا نام ہے۔ شبنم کمالی کا انتقال کہاں ہوا؟
1972 में कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह ने की। इंसान की मुश्किलों को हल कौन करता है? रब्बे कायनात। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। इस तरह आप दरसी किताब की सहायता से सवालात को आसानी से हल कर सकते हैं। मुख्तसर सवालात में है कि हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखना है। इस तरह के सवालात भी आपसे पूछे जाएंगे। 5-5 नंबर वाले 7 सवालात होंगे जो मुख्तसर सवालात होंगे। हमद किसे कहते हैं? जिसमें खुदाए पाक की तारीफ हो। 5 जुमले में आंसर देना है। इन सब सवालात के आंसर आप हमारे नोट्स में हासिल कर सकते हैं। हमद, मनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है? ऊपर हमने आपको पढ़ाया था इसी चैप्टर में। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का नाम बताएं। शबनम कमाली का जो 3 शेरी मजमूआ है वो अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौसे अक़ीदत, ये सब इनका शेरी मजमूआ है। हमद और नात में बुनियादी फ़र्क ये है कि हमद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाती है, नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। तवील सवालात आपसे पूछे जाएंगे जिसमें 2 सवालात होंगे। 10-10 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। निसाब में शामिल हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए। हमने खुलासा आपको बतला दिया है, आप इसे तशरीह भी कर सकते हैं। आपको कम से कम जो है 12 लाइन में लिखना है। शबनम कमाली का जो शायराना खुसूसियात ये है कि वो हमद नात ज़्यादा लिखते थे। वो नबी पाक के ख़ास ग़ुलाम थे, उनसे मोहब्बत रखते थे। हमद का खुलासा ये होता है कि इसमें हमद का खुलासा ये होता है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाती है। इसे आप बढ़ाकर तवील करके लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिन्फ की ओर। ये है मुख्तसर अफसाना। उर्दू अदब में इसका भी ख़ास मुकाम है। ये जो मुख्तसर अफसाना होते हैं उर्दू नसर के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज़ सिन्फ है। यानी इसकी शुरुआत काफ़ी पहले नहीं हुई बल्कि कुछ ही कबल हुई है, लेकिन इस सिर्फ ने अपनी कम उम्री और नौखेज़ी के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है कि जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। यानी बहुत कम वक्त में मुख्तसर अफसाना काफ़ी फेमस हुआ। मुख्तसर अफसाने को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। कम वक्त में ज़्यादा जानकारी मिल जाती है और लोग पढ़ लेते हैं। इस सिर्फ में जो है मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है, वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियाँ, गम, अलम, मसरत, शादमानी सब झलकियाँ दिखाई देती है। ये जो मुख्तसर अफसाना है उर्दू का, ये मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया और बहुत कम अरसे में इसने उर्दू में एक अहम सिन्फ की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली और आम लोगों के दरमियान उसे खूब मकबूलियत भी हासिल हुई। ये अफसाना होता क्या है, आइए हम जानते हैं। एक मुमताज़ मगरबी अदीब का कहना है कि अफसाना जो है एक नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। यानी इसके पार्ट नहीं होते हैं, एक ही पार्ट में जो पूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। किसी ने यह भी कहा कि अफसाने में बुनियादी शय वहदत तसासुर है। बहरहाल अदब और फ़न के माहिरीन ने इसकी जो भी तारीफ़ बयान की है उन सब के दरमियान एक ख़याल मुश्तरक ये है कि अफसाना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिन्फ है। ये जो अफसाना होता है ये एक नसर होता है जिसमें किसी का बयान किया जाता है, एक तख्लीकी सिन्फ होता है। यानी आम जिंदगी से तो मेल खाता है लेकिन रियल घटना नहीं होती। इसके जो कैरेक्टर होते हैं अफसाना के, ये सब तख्लीकी होते हैं, डुप्लिकेट होते हैं, लेकिन आम जिंदगी की कहानियाँ ही दोहराई जाती हैं। अफसाना का खुल्लम खुल्ला मिसाल मैं आपको देता हूँ फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री की जो कहानी है वो सब अफसाना ही। अफसाने में किसी एक किरदार
یا کرداروں کی ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو، مختصر و ماحول کی پیشکش بہت ہی متوازن ہوتی ہے۔ اردو میں جو مختصر افسانے کا آغاز ہوتا ہے 20ویں صدی کے ابتدا میں ہوا۔ اس صنف نے تقریباً 100 سال سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے۔ اردو کا جو پہلا مختصر افسانہ مانا جاتا ہے نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف تھے راشد الخیری۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون ہے؟ اس کا نام ہے نصیر اور خدیجہ، اور اس کے لکھنے والے مصنف ہیں راشد الخیری۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی، اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت اشتارہ، تسمیل، تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع۔ اس دور کے جو افسانہ نگار تھے ان میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، یہ سب آتے ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، یہ سب نام آتا ہے۔ انہوں نے جو خدمات دی ہے وہ ناقابل۔ آپ کی درس کتاب میں جو مختصر افسانہ ہے اس کے مصنف ہے سہیل عظیم آبادی۔ اس کی صنف کو ہم پڑھیں گے اس سے پہلے اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو سہیل عظیم آبادی تھے اس کا اصل نام تھا سید مجیب الرحمن۔ عظیم آبادی ٹائٹل سے تخلص سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہوتی ہے عظیم آباد میں ہوتی ہے۔ عظیم آباد جو تھا وہ پٹنہ کا پرانا نام تھا، یعنی 1911 میں عظیم آباد میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ایک زمیندار گھرانے سے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بھلے موقع نہیں ملا، لیکن مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ جیسے شہر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور شاعری کی دنیا میں شاعری کے بعد یہ آگے چل کر افسانہ نگاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد شاعری کی طرف سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت بھی اختیار کی ہے۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ سری نگر کشمیر میں ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ صحافت میں بھی اس کا انٹرسٹ تھا۔ انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا ساتھی۔ یہ ایک روزنامہ اخبار تھا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں 3 افسانوی مجموعے جس کا نام ہے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں۔ ایک ناول بے جڑ کے پودے، بے جڑ کے پودے، یہ ناول بھی سہیل عظیم۔ انہوں نے کل 125 افسانے لکھے۔ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو جاتا۔ آپ کی درسی کتاب میں سہیل عظیم آبادی کا جو مختصر افسانہ ہے وہ بھابھی جان کے نام سے۔ اس مختصر افسانے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بھابھی ہوتی ہے رقیہ نام کی۔ یہ کافی اچھی نیک خاتون ہے۔ وہ ان کے کافی احترام کرتے ہیں، اور جب بھی
उनका सर एहतराम की वजह से झुक जाता है। वो इनका चाय नाश्ता देना, बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजना, सारे काम वक्त पर क्या करती है। इसमें जो है सोहेल अजीमाबादी रुकैया भाभी के रूप में औरत के पढ़ा जो मेहरो वफा और इशारों कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, रुकैया भाभी हमारे दिलों में अपना एक मुस्तहकम मकाम बनाती जाती है। दरअसल कहानी में इनकी पूरी शख्सियत एक शमा की तरह कायरीन के सामने आती है। शमा खुद ब खुद जलती और पिघलती रहती है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि इसका वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसकी रोशनी से न जाने कितने तारीक ज़हन मुनव्वर। इस मुख्तसर अफसाना का खुलासा यह है कि रुकैया भाभी के घर पर तमाम जिम्मेदारियां थी। बच्चों की तालीम वक्त पर, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, अपने देवर की खातिरदारी करना। रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारियों से दो चार रहती थी, इसलिए वो जिस कॉलेज में लेक्चरर थी वहाँ से उनको सिर्फ 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिली थी। भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उससे 50 रुपया मिल जाते थे। ले दे करके यही उनकी कुल आमदनी थी और खर्च बहुत ज़्यादा था। उनके शौहर को सियासत का शौक़ था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी तमाम बातों के बावजूद कभी अपने शौहर का हौसला पस्त नहीं होने दिया और तन्हा सारा गम झेलती रही। उन्होंने गमों के दरमियान खुश रहना सीख लिया। वो एक इंतहाई हमदर्द और मुखलिस औरत थी। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना उनका महबूब मशगला था। गरीब बच्चों की तालीम और उनकी शादी वगैरह के मौके पर उनकी मदद करना काफ़ी पसंद करती थी। दूसरी तरफ उनके शौहर को सियासी सरगर्मियों में पेश रहने की वजह से ज़्यादातर जेल में ही रहना पड़ता था। अगर कुछ दिन के लिए रिहाई होती तो फिर दूसरे मुकदमे में जल्द ही उन्हें सज़ा हो जाती थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद रुकैया भाभी ने कभी खुद को मजबूर और बेसहारा महसूस नहीं किया। नाम साद हालत के बावजूद हमेशा दूसरों की हौसला बढ़ाती रही और सहारा देती रही। सोहेल अजीमाबादी की जो ये कहानी है, ज़बान, इसलूब और हैयत के एतबार से बहुत ही कामयाब और उम्दा है। इसका मौजू नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना और आम मौजू है। फिर भी कहानी पढ़ने वाले को एक नया अज़्म और हौसला मिलता है। साथ ही ये सबक इंसान अगर चाहे तो दुश्वारियों और परेशानियों के दरमियान अपने लिए जीने की राह निकाल सकता है। इसमें आपने देखा कि भाभी जान के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी, मजबूर थी, बेसहारा थी, लेकिन उन्होंने अपने बुरे वक्त में अपने किस्मत को नहीं खोसा बल्कि हौसला से काम लिया। कहा जाता है कि हौसले जिनके बड़े होते हैं हर मकाम पर वो तन्हा खड़े होते हैं। यही मिसाल थी भाभी जान की। सोहेल अजीमाबादी ने कितने अच्छे से इस अफसाना को पेश किया है। अब कुछ सवालात हैं जिसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो पटना में हुई। बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के जो पहले मजमूए थे उनका नाम क्या था और वह कब शाये हुआ? जिसका जो पहला अफसानवी मजमूआ था उसका नाम था चार चेहरे। चार चेहरे सोहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए थे। इसके अलावा अलाव, आदमी के रूप, ये सब इनके दूसरे और तीसरे अफसानवी मजमूए थे। सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? इसकी इब्तदाई तालीम जो होती है एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में होती है इनके नानियाल में। अब मुख्तसर सवालात को सॉल्व करते हैं कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? उसका नाम था शहजादे। कहती है खैर तो है शहजादे, घोड़ा बेचकर सो रहे हो, चाय ठंडी हो रही है।
यहाँ से अफसाने की शुरुआत होती है। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि वो सियासत में पेश रहते थे, इसलिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? रुकैया भाभी सिमी एक गरीब लड़की थी, उसके तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। उन्हें गरीबों का मदद करना काफ़ी पसंद था, इसीलिए वो इनकी मदद क्या करती थी। रुकैया भाभी सोने की चूड़ी को इसलिए फ़रोख्त करवाती है क्योंकि एक गरीब लड़की जिसके तालीम का खर्च रुकैया भाभी उठाती थी, जिसका नाम सिमी था, उसके भाई की फीस बाकी थी, उसकी तालीम मुकम्मल हो सके, इसलिए कि रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियाँ उन्हें फ़रोख्त करने को दिया कि इसे बेचकर तुम उसके कॉलेज की फ़ीस भर दो। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ कैसे पूरा करती थी? गरीबों की मदद करके, बेसहारा को सहारा दे करके, इस तरह वो अपना शौक़ पूरा करती थी। इस तरह कुछ तवील सवालात भी है रुकैया भाभी से रिलेटेड, सुहेल अज़ीमाबादी से रिलेटेड। इस अफसाने से आप इसे ज़रूर मुकम्मल कर सकते हैं। दूसरे जो अफसाना निगार हैं दरसी किताब के, उसका नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। इन्होंने जो अफसाना लिखा है आपके दरसी किताब में फ़रार के नाम से मौजूद है। सैयद मोहम्मद मोहसिन भी उर्दू के अहम अफसाना निगारों में आते हैं। वो जो थे नफ्सियात साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और नफ्सियात उनका ख़ास मौजू था। इसके अफसानों का एक मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया का काफ़ी मकबूल व मारूफ है। इस मजमूए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की है। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती। ये काफ़ी मकबूल है, काफ़ी फेमस है, शायद आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में होती है। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। मोहसिन साहब ने 1926 में राम मोहन राय सिमेजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1928 में पटना कॉलेज से आईए, 1931 में नफ्सियात से बीए ऑनर्स किया। 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। 1938 में पटना कॉलेज में आर्जी तौर पर वो लेक्चरर बहाल हुए। टेम्पोररी इसकी बहाली होती है औपबंधिक रूप से। फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में शोबते नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल होते हैं। 1953 में वो शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए। 1974 में अपनी मुलाजमत से शुबूदोश हुए। इनकी किताब में अनोखी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती ज़ाविये, नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ, ज़ख्म के फूल, शेरी मजमुआ बहुत ही आम है। इसके अलावा दूसरी किताबें भी इनकी शाये हो चुकी है। यानी अनोखी मुस्कुराहट जो है अफसानों का मजमुआ है, नफ्सियाती ज़ाविये नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है, ज़ख्म के फूल जो है शेरी मजमुआ है। ये सब किसके हैं? मोहम्मद मोहसिन के। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे 4 बेटियां थी। आपने 1973 में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा अदा किया। 2002 में इलाज के दौरान इसकी वफ़ात हो जाती है। आपके दरसी किताब में सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना है, मुख्तसर अफसाना, वो फ़रार है। इस अफसाने में एक नौजवान मर्द जिसका नाम महमूद है का किरदार सामने आता है जो हुसूल तालीम के लिए सरगर्दा रहता है और आम नौजवान के बरखिलाफ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है। लेकिन साथियों के उकसाने पर वो तफरीह की तरफ मायल हो जाता है, लेकिन वो एक नफ्सियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। बचपन में अपने घर की माँ की सख्त मिजाजी, शदीद पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी का मंजर नामा उसे लाशऊरी तौर पर औरत से मतवस और मुतनफर कर देता है। इस नफ्सियाती कैफियत में हुसूल तालीम के बाद और अच्छी मुलाजमत में दाखिल होने के बाद जब वो शादी की पहली रात ससुराल में जनान खाने के अंदर दाखिल होता है तो उसे अपने घर का वो घटन भरा
माहौल नज़र आने लगता है जहां औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती है और उसे जलील करती है। इस नफ्सियाती नुक्ते से उसे अजवाज़ी फ़राइज़ से खौफज़दा कर दिया और उसकी शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। यानी उसकी जो माँ थी वो उसके वालिद को बेजा तकलीफ़ देती थी, उस पर हुक्म चलाती थी, उसे ज़लील करती थी। ये सब देख देख करके वो काफ़ी परेशान था और नफ्सियाती तौर पर औरत से नफ़रत करने लगा। और यही वजह है कि शादी की पहली रात जब अपने अहलिया के सामने होता है तो अपने घर का घुटन भरा माहौल न उनके सामने आ जाता है, जिस तरह से उनकी माँ उसके वालिद को ट्रीट करती थी, जो बिल्कुल ही गलत था। और उसे याद कर कर के अज़वाजी ज़िंदगी को वो अजीब निगाह से देखता है, वो खौफज़दा है, फ़राइज़ को भी अंजाम नहीं दे रहा है, इसलिए उसकी शख्सियत नामुकम्मल रह जाती है। इस चैप्टर से कुछ मुख्तसर तरीन सवालात हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? इनकी पैदाइश पटना शहर में हुई थी, बिहार के पटना में। तारीख़ पैदाइश बतलाइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश है 10 जुलाई 1910। ज़ेरे निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? ये है फ़रार। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? ये नफ्सियात साइकोलॉजी के मौजू पर महारत रखते थे और ये नफ्सियात के ही प्रोफेसर थे। 1974 में रिटायर करते हैं, सुबकदोश होते हैं। कुछ मुख्तसर सवालात हैं, इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमला लिखिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो पढ़ाने की शुरुआत की, सबसे पहले वो लेक्चरर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इनकी बहाली होती है। उसके बाद ये परमानेंट लेक्चरर बनते हैं, मुलाजमत करते हैं, एक लॉन्ग टाइम के बाद सुबकदोश होते हैं। इस बीच में वो जो है सदर भी बनते हैं नफ्सियात के। ये इनकी तदरीसी सरगर्मियाँ थी, इस पर आपको 5 सेंटेंस लिख देना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात का जिक्र कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात जो काफ़ी फेमस है वो है अनोखी मुस्कुराहट। ये अफसानों का मजमूआ है। इसके अलावा उन्होंने नफ्सियाती मज़ामीन का भी मजमूआ लिखा है जो नफ्सियाती ज़ाविये के नाम से मशहूर है। कुछ शेरी मजमूआ भी है इनका, वो ज़ख्म के फूल के नाम से मशहूर है। ये सब जो है इनकी ख़ासो ख़ास तसनीफ़ है। अफसाना फ़रार का मरकज़ी ख़्याल क्या है? ये नफ्सियात के मुसन्निफ़ थे, नफ्सियात को लिखा करते थे। इस फ़रार में भी इन्होंने ऐसा ही लिखा है कि एक बंदा होता है जो नफ्सियाती तौर पर फ़रार हो जाता है। वो अपनी माँ की हरकतों को देख देख कर, वो जिस तरह से अपने बाप को ट्रीट करती थी, शौहर के साथ पेश आती थी, इसे देख देख कर जो है वो नौजवान मर्द नफ्सियाती तौर पर फ़रार हो जाता है। और ये उस वक्त तक उसके ज़हन में रहता है औरतों के प्रति नफ़रत, जिस वक्त उसकी शादी भी होती है और अपने अज़वाजी फ़राइज़ से भी वो खौफज़दा हो जाता है। उसके दिमाग में उनकी माँ ही रहती है जो उनके वालिद के साथ गलत तरीके से पेश आती थी, उस पर हुक्म चलाती थी, उसको ज़लील क्या करती थी। यही इनका मरकज़ी ख्याल है। महमूद के किरदार पर 5 जुमला लिखिए। महमूद जो है मेन कैरेक्टर है अफसाना फ़रार का। इसका किरदार जो था वो ये है कि नौजवानी में अपनी वालदा और वालिद के झगड़े को देखता है, उसकी नफ्सियाती हरकत को देखता है, उसे जो गलत तरीके से पेश आती है अपने शौहर के साथ उसे देखता है। इसके बाद महमूद नफ्सियाती तौर पर परेशान रहता है, नफ्सियाती परेशानियों का शिकार हो जाता है और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में भी वो औरतों को कुछ इस कदर समझता है जैसे उसकी माँ थी। अगला जो हम अफसाना पढ़ेंगे वो कमर जहाँ का पढ़ेंगे। कमर जहाँ का ताल्लुक़ जो है बिहार के समस्तीपुर से है। 1951-52 में इसकी पैदाइश होती है। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था।
ख़ानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में इन्होंने एमए किया, पीएचडी किया, तालीम मुकम्मल की। इन्होंने 1966 से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया, 16 वर्ष की उम्र से, और इनका पहला अफसाना जुनून वफा जो पटना का माहाना अखबार था सुबह 9, उसमें शाये होता है 1966 में है। भागलपुर के एक कॉलेज संतरोती महिला कॉलेज में इन्होंने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया और तरक्की कर करके भागलपुर के यूनिवर्सिटी सदर शोबा उर्दू तक का ओहदा संभाला। अफसाना निगारी के अलावा इन्होंने बहुत सारे तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं, उनके मजमूए भी इनके शाये हो चुके हैं। कमर जहाँ के जो तसानीफ़ है उनमें 3 अफसानवी मजमूए जिनका नाम चारहगर, अजनबी चेहरे शाये हो चुके हैं, और एक अफसानवी मजमूआ है याद नगर, ये ज़ेरे इशात है, यानी अभी तक ये शाये नहीं हुआ है। अख्तर जो है शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी, मियारे कलाम, अब्दुल्ला हाफिज मशकूरी और हर्फ आगही आपकी तनकीदी तसानीफ है। कलमी सफ़र इनका अभी भी जारी है, यानी अभी भी ये लिखा करती है। आपके दरसे किताब में जो इनका अफसाना है वो कटी हुई साख है। इस कटी हुई साख का खुलासा ये है कि आज के जदीद साइंसी और मादी माहौल में माशरे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन मसाइल को ही कमर जहाँ ने अपने अफसानों का मजमुआ बनाया है। चुनांचा ज़ेरे निसाब अफसाना की कटी हुई शाख इस पसे मंज़र से मुतालिक है जिनमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक यानी विदेश जाता है। रुपया तो खूब कमाता है लेकिन अपने माशरे और तहज़ीब से कट कर जिस ज़हनी कर्ब और अज़ियत का शिकार होता है उस कैफियत की तर्जुमानी इस अफसाने में बदरजा अहम मौजूद है। यानी रुपया पैसा कमाने के लिए लोग दूर देश चले जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने घर से, परिवार से, समाज से, सबसे वो कट जाते हैं, एक कटी हुई शाख की तरह। मौजूदा अहद की साइंसी तरक्कियों और उनकी इजादात ने इंसानी तहज़ीब को तो मुतासिर किया ही है, साथ ही अखलाकी पहलू को मजरूह भी किया है। इस मौजू पर इर्तिका करके अफसाने का मरकज़ी ख्याल पेश किया है जिसमें मादियत का गलबा हो गया है। इस पस मंज़र में ज़ेरे निसाब अफसाना में अफसाना निगार कमर जहाँ ने एक ऐसे किरदार को पेश किया है जो रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है, रुपया भी खूब कमाता है, लेकिन वो माशरे और तहज़ीब से कट कर ज़हनी कर्बो अज़ियत का शिकार हो जाता है। अब कमर जहाँ से मुतालिक कुछ मुख्तसर तरीन सवालात हैं जिन्हें हम देखते हैं। कमर जहाँ की पैदाइश कब होती है? 1951-52 में होती है। अगला सवाल है कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिला से है? समस्तीपुर से है। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? उसका नाम है कटी हुई शाख। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? भागलपुर यूनिवर्सिटी में। मुख्तसर सवालात है कमर जहाँ की हालत ज़िंदगी पर 5 जुमला लिखिए। 5 जुमला आपको लिखना है। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? 1951-52 में हुई। कहाँ हुई? बिहार के ज़िला समस्तीपुर में मर्दुम खेज गाँव में। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक था। इनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? इन्होंने आला तालीम कहाँ हासिल की? तदरीस की शुरुआत कहाँ से की? किस मुकाम पर फायज थी? और इनकी कौन कौन सी तसनीफ़ है? ये सब आप लिख सकते हैं। कमर जहाँ की तसानीफ़ की फहरास्त मौजू के मुताबिक लिखिए। ऊपर हमने जाना भी था कमर जहाँ की तसनीफ़ कौन कौन सी है। आइए एक बार फिर देखते हैं। कमर जहाँ की जो तसनीफ़ है जिसमें चारागर, अजनबी चेहरे, ये सब जो अफसानवी मजमूए हैं जो 1983 और 1951 में 91 में शाये हो चुके हैं। एक और अफसानवी मजमुआ है वो है याद नगर, ये अभी ज़ेरे इशात है। ये 3 अफसानवी मजमुए इन्होंने लिखे हैं और एक अफसानवी मजमूए में बहुत सारे अफसाने होते हैं। इसके अलावा तनकीद निगारी का भी इन्हें शौक़ था। इसने अख्तर शीरानी की जिनसी व रूमानी शायरी ये भी तनकीद लिखा है। मियारे कलाम, अब्दुल्ला हाफिज
मशकी पूरी, हरफ आगही, ये सब इनकी तनकीदी तसानीफ है। कहानी का उन्वान कटी हुई साख क्यों है? वो ख़ास तौर पर ये है कि जदीद साइंसी माहौल में लोग दौलत के लिए दूर चले जाते हैं, पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन अपने समाज, परिवार, घर सबसे कट जाते हैं। इसलिए वो कटी हुई साख के मानिंद हो जाते हैं। इसलिए उन्वान का नाम भी क्या है? कटी हुई साख है। सारे सवालात को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। खुलासा आपको समझा दिया गया है, बाकी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, जिसे हासिल करने के लिए आप हमसे रब्ता करें 7631314948 पर। अगला जो मुसन्निफ़ है, अफसाना निगार है, वो है निगार अज़ीम। ये ओहदे हाजिर की अफसाना निगार है, यानी अभी ये हयात से है, अभी भी ये लिख रही है, इनकी तसनीफ़ जारी है। इनका जो कलमी नाम है, तखल्लुस है, वो निगार अज़ीम है। उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया है। उन्होंने सआदत हसन मिंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की है। इस वक्त खातून अफसाना निगारों में उनकी ख़ास पहचान है। उन्होंने खातून के जज्बात महसूसात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। जबरो इस्तेहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत सोच सूरत हाल पर उन्होंने नहायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे हैं। अफसाना में जो लिखा जाता है एक गढ़ी हुई कहानी होती है, तो इन्होंने जो लिखा है औरतों के मुतालिक जज्बात और महसूसात को लिखा है। औरतों पर जो माशरे में इंसानियत सोज वाक़यात पेश होते हैं, उन पर भी इन्होंने लिखा है। निगार अज़ीम का पहला मजमूआ अक्स 1990 में शाये हुआ। इसके बाद 1999 में मजमूआ गहन शाये हुआ। अफसाना के अलावा उन्होंने सफ़रनामा और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। उन्होंने हर चरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया। बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। निगार अज़ीम ने गर्दे आवारगी नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है, जो ख़ास मकबूल है। सफ़रनामा उसे कहते हैं जिसमें अपना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस लिखा जाता है, और तनकीद उसे कहते हैं जिस पर किसी की लिखी हुई कलाम पर तंज किया जाता है, उस पर कमियां निकाली जाती है। यानी इन्होंने अफसाना के अलावा तनकीद और सफ़रनामा भी लिखा है। अब आपके दरसी किताब में जो इनका अफसाना है आशियाना के नाम से, इन्हें हम पढ़ेंगे। आशियाना के मतलब होते हैं घर, घोंसला, रहने की जगह। इस कहानी में अफसाना निगार ने खुशहाल और फारिगुल बाल मर्द और औरत की नफ्सियात को पेश किया है, जिन्हें ज़ईफ़ी में अपने बेटों और बहू के साथ रहना पड़ता है। मुश्तरका ख़ानदान में न सिर्फ कमज़ोर माशी तबके के अफराद के लिए मसाइल खड़े होते हैं, बल्कि अक्सर सूरतों में खुशहाल अफराद भी अव्वल उकताहट महसूस करते हैं और फिर आपस में नाचाकी बढ़ती जाती है। बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेगम को जब अपने बेटे सिराज और बहू अरफाना के साथ रहना पड़ा, तो उन्हें रफ्तन अच्छे ताल्लुकात में दरार पैदा होने लगे। अफसाना निगार ने उकताहट और यकसानियत से पैदा होने वाले खानगी इंतशार को किरदारों की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। इसमें होता ये है कि एक बहुत ही खुशहाल फारिगुल बाल घर है, जिसमें एक माँ बाप को अपने बेटी बहू के साथ रहना पड़ रहा है। परिवार मुश्तरका है, इसलिए आपस में बोल चाल उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन सब सूरतों में शुरू में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बीच में आगे चल कर के नाचाकी बढ़ती है, कुछ दरार आते हैं, उकताहट महसूस होता है। ये जो बेगम है बरकत अली सिद्दीकी की, और ये ख़ुद अपने बेटे सिराज और बहू अरफाना के साथ रह रहे हैं, इसके ताल्लुकात धीरे धीरे ख़राब होते जाते हैं और उकताहट और यकसानियत से जो माहौल पैदा होता है, इसी पर खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। कुछ मुख्तसर तरीन सवालात हैं। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? निगार अज़ीम का असल नाम है मलका महर निगार। निगार अज़ीम ने किस मौजू में एमए किया है? इन्होंने 3 मौजू में किया। उर्दू में
ड्राइंग में, पेंटिंग में, 3 मौजू में इन्होंने एमए किया है, मास्टर की डिग्री हासिल की है। निगार अज़ीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? निगार अज़ीम का जो अव्वलीन अफसानवी मजमूआ है उसका नाम है अक्स, जो 1990 में शाये हो चुका है। निगार अज़ीम का मजमूआ गहन कब शाये हुआ? 1999 में। निगार अज़ीम के सफ़रनामा का क्या नाम है? निगार अज़ीम के सफ़रनामा का नाम है गर्द आवारगी। एक मुख्तसर सवालात है, सही और सही के फ़र्क को जुमला में इस्तेमाल करके वाज़े कीजिए। सही जो लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है, ये गलत है। इसे आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, सही को सही लिखना गलत है। पहला सही ये होगा, दूसरा सही ये होगा। निगार अज़ीम की शख्सियत पर आप 5 जुमला लिख लेंगे, उसकी पूरी शख्सियत आपके सामने है। सिनफ़ अफ़साना पर 5 जुमला लिखे। ये अफ़साना होता क्या है हमने स्टार्टिंग में ही जाना था, जिसमें गढ़ी हुई कहानी होती है, फिल्म वगैरह की मैंने मिसाल दिया था। निसाब से कुछ तभी सवालात हैं। सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट की महसूस करने लगी। सिराज और आरफाना ये दोनों का घर है, इनकी वालदा और इनके वालिद जो है रहते हैं। उकताहट इसलिए महसूस करती है कि उनके ख़यालात में जो है तफरीक आता है, उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, घर में एक अजनबी की तरह उन्हें रहना पड़ता है। इसके मरकज़ी किरदार क्या हैं आशियाना के? आशियाना एक घर होता है, मरकज़ी किरदार ये है कि असल में उन्हीं का घर होता है जो उस घर के मालिक होते हैं, बाकी बड़े अफराद की भी कोई हैसियत नहीं होती। दोस्तों, आपके दरसी किताब में जो अफसाना थे हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। अगले दिन हम मज़मून के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह हम मुकम्मल सिर्फ को पूरा करेंगे। इस बीच अगर आप मुकम्मल नोट चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें 7631314948 पर। दरसी किताब से मुताल्लिक़ कंप्लीट नोट्स और उर्दू कवायद के नोट्स भी हम आपको देंगे, जिसमें मारूदी सवालात के मजमुआ भी रहेंगे और मुख्तसर सवालात भी होंगे, जो आपके इम्तिहान के लिए काफ़ी हद तक मुतमईन करने वाला नोट्स होगा। दोस्तों, हमारी तैयारी मुकम्मल होती है और हम बेहतरीन तैयारी कराते हैं। हमारे सवालात इम्तिहान में दोहराए जाते हैं, इसलिए आप देर ना करें, बहुत जल्द रब्ता करें।